पवार की। आपको क्या लगता है, अभी तक जो दावे किए जा रहे हैं, जो अटकलें लगाई जा रही हैं, उनमें कितना दम देखते हैं? देखिए, अजीत पवार की राजनीति की विरासत कौन संभालेगा, इसका जवाब मिलने के लिए कुछ देर रुकना पड़ेगा। मगर जो इमरजेंसी की जो अरेंजमेंट है, वो इमरजेंसी अरेंजमेंट के लिए सुनेत्रा पवार का नाम सामने आया है। सुनेत्रा पवार राजनीति में सक्रिय है और सुनेत्रा पवार अब राज्यसभा की एमपी है। इसीलिए कल से उनका नाम सामने आ रहा है और उनके नाम के सारी पार्टी का समर्थन ही मिल रहा है। क्योंकि इस वक्त ऐसा है कि अगर पार्टी के दूसरे कोई पार्टी में जो बड़े नेता माने जाते हैं, उसमें तो सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल ये दो बड़े नेता है। मगर सुनील तटकरे जो पार्टी के राज्य इकाई के अध्यक्ष है, वो लोकसभा के मेंबर है और दूसरे प्रफुल्ल पटेल राज्यसभा के मेंबर है। जी। दोनों लेजिस्लेचर पार्टी के मेंबर नहीं है। इसलिए लेजिस्लेचर पार्टी में जो बड़े नाम आते हैं, उसमें छगन भुजबल एक बहुत बड़ा नाम है। जी। मगर दूसरे कोई नेता का नाम सामने आया तो पार्टी में फूट जो पड़ सकते हैं, पार्टी टूट सकते हैं भविष्य में। ये धोखा, ये रिस्क अब पार्टी नहीं लेना चाहती। इसलिए इस इमोशनल घड़ी में सुनेत्रा पवार का नाम सामने लाने से, इस इमोशनल दंगे से सारी पार्टी एक एक इकट्ठा बंदी रह सकते हैं। हाँ विजय जी, इसलिए ये 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 सुनेत्रा बहुत पवार का नाम महत्वपूर्ण बात सामने आप आया। कह रहे हैं, क्योंकि इससे एक जो राजनीतिक कलह है, जो एक अंदरूनी कलह है, उसके बाहर आने की संभावना हो जाती है। चाहे आप छगन भुजबल की बात कर लें, प्रफुल्ल पटेल की बात कर लें, बड़ा कद तो है इन नेताओं का, लेकिन अगर इनमें से किसी को आगे किया जाता है तो फिर जो पार्टी में फूट वाली बात आती है वो भी सामने आती है। तो कहीं ना कहीं इससे बचने की कोशिश हो रही है, इसीलिए परिवार के किसी शख्स का नाम आगे आ रहा है, जैसे कि उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार। सही है, क्योंकि सुनेत्रा जी अब एक्टिव पॉलिटिक्स में है और राज्यसभा की एमपी है। उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इस और देखिए, इस सामने पार्टी के सामने सबसे पहली चुनौती है पार्टी का विधानमंडल का नेता चुनना, यानी लेजिस्लेचर पार्टी का नेता चुनना, जो उप मुख्यमंत्री बन सकता है। लेजिस्लेटर पार्टी का नेता उप मुख्यमंत्री बनेगा। और दूसरी बात, इसमें अजीत पवार के पास इस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, राज्य उत्पादन शुल्क डिपार्टमेंट था, और एक जो उनके मंत्री ने इस्तीफा दिया था, वो खेल मंत्रालय उनके पास था। ये बाकी दो मंत्रालय उनकी पार्टी के पास रह सकते हैं, मगर फाइनेंस मिनिस्ट्री अजीत पवार की पार्टी के पास अभी नहीं रह सकती। क्योंकि ये जो मंत्रालय है, अर्थ मंत्रालय सिर्फ और सिर्फ अजीत पवार के आग्रह से उनको दिया गया था, और उनके उसमें उनकी मास्टरी थी। अब देवेंद्र फडणवीस फाइनेंस मिनिस्ट्री अजीत पवार की पार्टी को नहीं दे सकते। अर्थ मंत्रालय वो अपने खुद के पास रखेंगे, उसके बदले और कोई मंत्रालय वो एनसीपी को दे सकते। ये एक बड़ा बदलाव आगे देखने को देखने को मिलेगा। मिलेगा। विजय जी, एक सवाल और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है शरद पवार को लेकर। क्योंकि जैसे ही पार्टी टूटती है, हम देखते हैं कि जिन नेताओं को शरद पवार ने इस्टेब्लिश किया वो अजित पवार के साथ आ गए। तो ये तो जग जाहिर है कि किन लोगों ने आगे बढ़ाया, कैसे उनको एक टिकाने में उनका बड़ा योगदान रहा है शरद पवार का। तो क्या एक बार फिर से शरद पवार की तरफ से भी कोई कोशिश हो सकती है क्या, उन्हीं लोगों को साथ लेकर एनसीपी को एक बार फिर से इकट्ठा करने की? क्योंकि अटकलें ये भी लग रही हैं। नहीं नहीं, देखिए, अटकलें लग रही है, अटकलें चल रही है। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन थे, तब से दोनों पार्टियां एकत्र इकट्ठा एकत्र आ गए थे। उन्होंने पूना में, पिपरी चिंचवड़ में, राज्य में और कई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एक चिन्ह पर चुनाव लड़े थे। उनकी इकट्ठा आने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, मगर वो लोकल लेवल पर थी। जी। क्योंकि स्टेट या नेशनल लेवल पर जो उनका मर्जर था, उसके लिए शरद पवार जी का जो आइडियोलॉजी का मुद्दा था, वो आइडियोलॉजी का मुद्दा हम्म। आता है। क्योंकि शरद पवार मानते हैं कि बीजेपी के साथ जो पार्टी है, उस पार्टी के साथ हम नहीं जा सकते। इसी वजह से पार्टी टूटी ना। इतने सारे लोग जाने के बाद भी शरद पवार अलग रहे, क्योंकि उनके बीजेपी के साथ जाने में उनके आइडियोलॉजी का मुद्दा था। शरद पवार का मुद्दा लेकिन कब विजय आता जी, है? हमने अब ये भी जो देखा मुद्दा कि है वो 2024 का जो विधानसभा चुनाव था, उसके बाद कहीं ना कहीं एक जो रिश्तों में एक बड़ी बर्फ जमी हुई थी, वो पिघलने भी लगी थी धीरे धीरे। ये भी था और कि अच्छा, सही है, सही है, सही है। रिश्तों में बर्फ थी, पिघलने लगी थी। मगर अब जो है, अब जो मामला है, सिर्फ अजीत पवार की पार्टी का मामला है, इमरजेंसी मामला है। जी। क्योंकि उनके जो वो जगह उप मुख्यमंत्री के लिए कोई नाम सुझाना, उनका उनके उनको उनके पास कमान सौंपना, और अगले आप जो शरद पवार जी की बात कर रहे हैं, वो उसके बाद कुछ हफ्तों बाद
वो सामने आएगी, उसकी चर्चा चली रहेगी, दोनों पार्टी के मर्जर का मुद्दा आएगा, वो कैसा रहेगा। क्योंकि देखिए शरद पवार की विजय पार्टी जी, के आप कुछ अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा प्लीज, मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर का सीधा रुख कर लेती हूँ। सूत्रों के हवाले से एनसीपी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। शरद अजीत गुट में विलय पर सहमति बनी थी। दोनों पार्टी के नेताओं की बैठक हुई थी। जिला परिषद चुनाव के बाद विलय का ऐलान तय था। 8 फरवरी को विलय का ऐलान होना था। शरद अजीत गुट में विलय पर सहमति बनी थी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। विजय जी देखिए, जिस पर हम बातचीत कर रहे थे, अभी मैंने विधानसभा चुनाव का जिक्र किया 2024 का, और इसी को लेकर हम बड़ी खबर भी दे रहे हैं अपने दर्शकों को कि विलय पर भी एक बैठक हुई थी, सहमति बन गई थी। क्योंकि आप पत्रकार हैं सर, आप बेहतर समझते हैं वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों को। क्या हुआ था? लग रहा था कि कोई संभावना विलय की बन सकती है कि नहीं बन सकती है, या फिर खबर खबर ही है बस सूत्रों के हवाले से? देखिए, विलय की चर्चा तो पिछले कुछ महीनों से चल रही थी। कुछ बार तारीखों का ऐलान भी उनके कई नेता कर रहे थे कि इस तारीख को विलय होगा, उस तारीख को विलय होगा, मगर आइडियोलॉजी के कारण की वजह से ये मुद्दा आगे नहीं बढ़ पा रहा था। देखिए, ये बात सही है। अभी कुछ दिनों पहले पिछले हफ्ते शरद पवार के गुट के कुछ नेताओं की बैठक थी। उस बैठक में भी विलय के बारे में चर्चा हुई थी, मगर जो सारे पार्टी वर्कर्स का उसको समर्थन नहीं था। और पवार जी का मानना था कि पवार जी ने लोकल इलेक्शन में किसी भी पार्टी के साथ अलायंस करने के लिए छूट दी थी। मगर जो विलय था, विलय के बारे में शरद पवार आइडियोलॉजी के मुद्दे पर अलग थे। मुझे लगता है अजीत पवार थे तब तक ये मुद्दा था। और ये शरद पवार पार्टी के लोग विलय क्यों चाहते थे कि वो जानते थे कि शरद पवार की उम्र हो गई, शरद पवार जी की, इसके वजह अपना अगला नेता अजीत पवार ही हो सकता है, इसलिए आगे की राजनीति अजीत पवार के नेतृत्व में हम करेंगे, ऐसी उनकी राय थी। मगर आज कल 2 दिन से चित्र ही बदल गया, अजीत पवार ही नहीं रहे हैं। पार्टी चलाने के लिए कोई लीडर चाहता है, और अजीत पवार की पार्टी के पास अब कोई लीडर नहीं है। सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री बन सकती है, पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, मगर महाराष्ट्र की राजनीति जिस तरह अजीत पवार आगे ले जा रहे थे, उस तरह ले जाने के लिए उनके पास लीडर कौन है, ये सवाल है। इसलिए मर्जर की प्रक्रिया अगले हफ्ते के बाद बहुत जोर से जल्द से गति से बढ़ेगी। और उस मर्जर के बाद पार्टी का अगला नेता कौन रहेगा? पवार फैमिली का नेता रहेगा, मगर कौन रहेगा? एक बात सही है कि विलय होने के बाद भी पार्टी का नेता पवार रहेगा, मगर वो पवार कौन रहेगा? सुनेत्रा पवार रहेगी, रोहित पवार रहेंगे, सुप्रिया सुले रहेगी, ये बड़ा सबकी सम्मति के बाद तय होगा। और ये भी तो बात है ना, देखिए अजीत जी, हम जो लगातार माफ कीजिएगा विजय जी, जो हम लगातार बातचीत कर रहे हैं उसमें एवरी कॉइन हैज़ 2 एस्पेक्ट्स। एक पहलू ये भी है जो आप बता रहे हैं कि अजीत पवार पर लोगों का भरोसा था, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि शरद पवार का जो एक राजनीतिक कद है उसको भी हम कम नहीं आंक सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स जो उनके बनाए हुए थे वो एनसीपी टूटने के बाद अजीत पवार के साथ आ जाते हैं। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि जो एक ट्रस्ट फैक्टर होता है वो उस लीडर में फिर भी रहता है कि वो एक कर सकते हैं, वो जादूगर हैं राजनीति के, वो फिर भी राजनीति की बेहतर समझ रखते हैं। तो क्या इस फैक्टर का कोई इम्पैक्ट दिख सकता है? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि विभाजन जब होता है तो बहुत से लोगों का ये भी कथन होता है कि जो मजबूत है हम उसकी तरफ क्यों ना बढ़ें, और लगातार असली एनसीपी के बारे में शरद पवार कहते ही रहे कि मेरे पास है असली एनसीपी, हमारी है। सोनल जी, एक बात सही है कि एनसीपी और जो दोनों एनसीपी है उनका जो अगला रुख क्या रहेगा उसका निर्णय शरद पवार ही लेंगे, मगर अब नहीं। अब शरद पवार की पार्टी का मामला नहीं है, अब चल रहा है अजीत पवार पार्टी जो सरकार में है उसके साथ के जो कुछ होने वाला है, उप मुख्यमंत्री होना और उनके पास कोई मंत्रालय ना, ये मामला तय सेट होने के बाद 1-2 हफ्ते के बाद ये विलय की बात चलेगी। विलय के बाद मैं बता रहा था कि नेता कौन रहेगा, नेता पवार की पार्टी से रहेगा। सुनेत्रा पवार क्या राज्य का नेतृत्व कर सकती है, रोहित पवार नेतृत्व कर सकते हैं, सुप्रिया सुले कर सकते हैं। इस पर पार्टी में निर्णय होगा, इससे पहले पवार फैमिली में निर्णय होगा और उसके बाद ये सब आगे जाएगा। मगर ये सारा रुख क्या रहेगा ये शरद पवार ही तय करेंगे, पार्टी की अगली की दिशा क्या रहेगी, मगर उसके लिए कुछ हफ्ते रुकना पड़ेगा। अभी इसी वक्त शरद पवार जी का कोई रोल नहीं रहेगा इसमें आने वाले दिनों में, क्योंकि हमने देखा है अक्सर जो पॉलिटिकल टूट फूट होती है, तो क्या एनसीपी में भी आपको लगता है कि टूट फूट की गुंजाइश रह सकती है?
ऐसा कुछ हो अभी सकता है? इसी वक्त उसमें उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि अब जो टूटने की संभावना थे अजीत पवार की पार्टी, मगर वो सब तो सत्ता में रहने वाले लोग टूट कर कहाँ जाएंगे। कुछ हफ्ते महीने के बाद हो सकता है अजीत पवार की पार्टी के कुछ लीडर है, उनका बीजेपी से बहुत अच्छा लगाव है, बहुत ज्यादा लगाव है। जी। अजीत पवार की पार्टी में रहते हुए भी उनका लगाव बीजेपी से ज्यादा है। वो सोच सकते हैं कि हम हमारा नेता नहीं रहा तो हम पार्टी में रह के क्या करेंगे, हमारा जी। भविष्य अगर बीजेपी में सुरक्षित है तो बीजेपी में जाएंगे। मुझे लगता है इस कुछ महीने बाद हो सकता है, जल्दी इसमें कुछ मुझे नजर नहीं आता था। ठीक है विजय जी, आप बने रहिएगा मेरे साथ। एक बड़ी खबर का रुख कर लेती हूँ। एनसीपी के नेता एकनाथ का बड़ा बयान, एनसीपी का विलय तय हो चुका है। विलय से पहले अजीत पवार की मौत हो गई, आखिरी दौर में था एनसीपी का विलय। तो अब लगातार जो नेताओं के बयान आ रहे हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ तो चीजें थी जो जुड़ने की संभावना नजर आ रही थी। तो आखिरी दौर में था एनसीपी का विलय, एनसीपी का विलय तय हो चुका है, ये खड़से का कहना है। आपको बड़ी और ये महत्वपूर्ण अपडेट दे रहे हैं क्योंकि लगातार ये जो राजनीतिक उथल पुथल का माहौल पैदा हुआ है उस पर हमारी नज़र बनी हुई है, और जो एक के बाद एक राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो भी हम पहुंचा रहे हैं आप तक। एकनाथ खड़से का बयान आया है, एनसीपी के नेता शरद पवार गुट के हैं, एनसीपी का विलय तय हो चुका था। खड़से का कहना है विलय से पहले अजीत पवार की मौत हो गई। बातें तो कई दिन से चल रही थी और 3-4 महीने में इसकी बातें अजय दादा और सभी नेताओं के साथ हुई भी थी, और उसमें करीब करीब ये तय हो गया कि मर्जर करना है। मर्जर करने के पहले ये भी तय हुआ कि अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए वो चल रहे हैं, ये लोकल बॉडी इलेक्शन में घड़ी से लेकर हम लोग लड़ेंगे, ऐसा तुतारी का कहना था, मतलब शरद पवार गुट का कहना था। दोनों का मिला ऐसा कि घड़ी पे लड़ो, अभी जब एक साथ आना ही है तो घड़ी पे इलेक्शन लड़ो। तो अभी जो इलेक्शन हो रहा है तो सब अजीत दादा पवार का जो घड़ी चिन्ह है उस पर लड़ रहे हैं, और बाकी जो है तुतारी तो बंद हो गई है। ऐसा भी हुआ था, शायद ऐसी चर्चा भी कि ये लोकल बॉडी इलेक्शन होने के बाद मर्जर की घोषणा हो जाए। मुंबई से मेरे सहयोगी मुरारी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मुरारी, अब लगातार हम देख रहे हैं राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और अटकलों का दौर जारी है कि आखिरकार अब अजीत पवार के बाद कौन उनकी राजनीतिक विरासत को संभालेगा। आप चूंकि वहीं गढ़ में मौजूद हैं, आपको क्या लगता है, किस तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं और क्या रुख नजर आ रहा है वहां के नेताओं कार्यकर्ताओं का? आप प्लीज अनम्यूट कीजिएगा मुरारी खुद को, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुरारी प्लीज आप अनम्यूट कीजिए खुद को। विजय जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार महाराष्ट्र की जो सियासत है उसको बड़े बेहतर तरीके से हमें समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। विजय जी, कई बार जब पार्टी टूट की कगार पर होती है तो दो ही चीज़ें सामने होती हैं। कई बार पार्टी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और कई बार उसका पुनर्जन्म भी हम कह सकते हैं कि एक तरीके से नया जन्म भी उसे मिलता है। तो आपको क्या लगता है अभी जो नेताओं का कद है, क्योंकि अजीत पवार के बाद कुछ ही नाम हैं जो अभी हम गिनवा पा रहे हैं सीनियर लीडर्स में से जिनके हाथ में कमान जा सकती है, तो बहुत बड़ा एक ऐसा तो ग्रुप नहीं तैयार हो पाया कि जो बहुत एक शानदार तरीके से आगे बढ़ा पाए। तो इन कुछ नामों के अलावा अगर हम देखें पार्टी के भविष्य के तौर पर, तो आपको क्या लगता है सर? देखिए, पार्टी के भविष्य के तौर पर अब हम सोच सकते हैं तो दो नाम सामने आते हैं। एक सुप्रिया सुले का नाम है और दूसरा रोहित पवार का नाम है। जो रोहित पवार उनकी एमएलए की जो दूसरी टर्म चल रही, सुप्रिया सुले को तो आप जानते हैं, वो लगातार लोकसभा पहले शुरू में राज्यसभा और बाद में लोकसभा में काम कर रहे हैं। आज तक तो उनकी रुचि दिल्ली में रहे, मगर बदलती परिस्थितियों में उनका महाराष्ट्र में आना कितना संभव है ये अभी नहीं, बाद में, क्योंकि ये सारे मामले जो मैं बता रहा हूँ विलय का निर्णय होने के बाद हो सकता है, दोनों पार्टियां इकट्ठा होने के बाद। क्योंकि पार्टी के लिए लीडर चाहिए, वो पवार ही चाहिए।
पवार फैमिली से ही चाहिए। वो कौन होगा ये पार्टी तय करेगी, पार्टी के कार्यकर्ता तय करेंगे। सुनेत्रा पवार राजनीति में है मगर वो लीडरशिप कर सकते हैं, उप मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, पार्टी अध्यक्ष हो सकते हैं, मगर महाराष्ट्र का लीडर वो बन सकती है क्या? आज उनके उसके बारे में कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि आज तक उनका जो पब्लिक परफॉर्मेंस रहा है वो जो है क्या लीडर जैसा नहीं रहा है। वो नहीं रहे हैं, वो चुन के आए लोग राज्यसभा में कुछ काम सीखना कर रहे रहा। वो पॉलिटिकल फैमिली से पहले ही आते हैं, मायके से भी और बाद में भी अजित पवार के साथ भी उन्होंने बहुत सारा राजकारण देखा है, राजनीति देखे, राजनीति सीखी है, मगर जो लीडरशिप क्वालिटी है, लीडरशिप क्वालिटी उनको देखना चाहिए। उसके बारे में अभी कुछ हम अपना जो मत है कुछ भी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी आपका तमाम एनालिसिस के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हमारे साथ